नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अनवेश सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 था। इस लेक्चर में भी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करेंगे और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी राइट टू इक्वालिटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में दिए गए हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जो कि आपके आर्टिकल 23 और 24 में दी गई है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि ये मैं एस्टिमेट लगाया था कि कितने आवर्स का वीडियो हो जाएगा, तो ये 1 आवर के ऊपर का वीडियो हो जाएगा। तो 30 to 35 मिनट्स में जहाँ तक कवर हो रहा है हमारा, बेसिकली शायद यहाँ तक ही कवर हो पाएगा, तो वो हम कर लेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो बेसिकली 3-4 पार्ट्स के अराउंड आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो 4 पार्ट्स में पूरा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर आपने हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है, पॉलिटी स्पेशल सीरीज़ का ये लेक्चर है, अगर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपके लिए लाऊंगा पॉलिटी स्पेशल सीरीज़ में, जिसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना ली है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, जिसमें 6 डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 1 सेकेंड 7 राइट्स दिए गए थे, और जो आपका 7th राइट था वो था राइट टू एक्वायर, होल्ड, ये जो था आपका 7th राइट था और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। अब केवल 6 राइट्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 7th राइट था आपका राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आपका हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि लाया गया था 1978 में। फिर आर्टिकल 20 के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये है हमारे पूरे राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे एंड आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल 19 से, जिसमें आपको 6 डिफरेंट राइट्स देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके तहत आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं और अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए, आपको सब कुछ एक लिमिट में करना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी जाके बोल दें। तो पॉलिटी में आपको हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट जो है वो है हमारा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो आप कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, लेकिन शर्त ये है कि आपको विदाउट आर्म्स ये सब कुछ करना है। इवन 50, 100, 200 लोग एक जगह इकट्ठा होकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के हाथ में AK-47 है, किसी के हाथ में ग्रेनेड है, तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये है हमारा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। फिर भारत में आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा डिफरेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, लेबर यूनियन होती है, फिर आपकी लॉयर्स की अलग एसोसिएशन होती है, ड्राइवर्स की अलग एसोसिएशन होती है। तो ये सब राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसमें आपको याद ये रखना है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1 सेकेंड 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में लाया गया था, उसके तहत आपको ये राइट मिला है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है,
फिर आपके पास राइट है कि आप भारत के अंदर फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि फ्रीली मूव का मतलब कि आप कहीं भी चले जाएं। आर्मी कंटोनमेंट में आप नहीं जा सकते हैं, तो एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। फिर आपको राइट है कि आप कहीं भी भारत के किसी भी इलाके में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 370 जब तक लागू था भारत के अंदर, तो आप जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, भारत के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो आप अब भारत के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, ठीक है। फिर भारत में आपको आज़ादी है कि आप कोई भी प्रोफेशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, आप टीचर बन सकते हैं। तो भारत के अंदर आप ट्रेड एंड बिजनेस आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब राइट आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 राइट्स प्रोवाइड करता था, जिसमें से आपका राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ऐसे ही आपका आर्टिकल 31 जो था, जो कि बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, वो भी डिलीट कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। अब ये जो 6 राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, ये केवल आपको स्टेट के मालिशियस एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपके पास ये राइट है कि आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कल को आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास तो ये राइट है कि मैं इंडिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, तो मुझे तेरे घर में भी घूमना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूँ ना कि जो स्टेट है ना, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आर्टिकल 19 पे अगर चाहे तो, लेकिन जो ग्राउंड वो बताएगा, स्टेट जो बताएगा, वो एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। कोई भी ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा स्टेट आपके ऊपर, ठीक है। फिर ये जो आपका आर्टिकल 19 है, ये केवल सिटीजन्स को मिलता है और जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के उसको मिलता है। ये किसी भी फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो आर्टिकल 19 है वो इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है, कोई भी फॉरेनर को नहीं मिलता है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि कल को कोई भी फॉरेनर इंडिया आता है तो उसके पास ये राइट नहीं रहेगा कि भाई वो कहीं भी रिसाइड कर ले, कहीं भी सेटल हो जाए। उसके लिए उसको इंडिया का सिटीजन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 19 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक बहुत वाइडर कॉनोटेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने डिफरेंट जजमेंट्स में ये बताया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप आपका व्यू पॉइंट या फिर किसी और का व्यू पॉइंट प्रोपोगेट कर सकते हैं या फिर लोगों तक फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सागर सर का ये विजन था, एक काम देश के नाम, जिसमें डिफेंस के सारे एस्पिरेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो ये जो विजन था वो सागर सर का था, लेकिन इसको प्रोपोगेट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 19 में जो फर्स्ट है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ as well as views of others, इसका ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। फिर है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आपके पास प्रेस की आज़ादी है, इवन यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स की फ्रीडम है, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। फिर जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट, वो आपका जो फ़ोन है वो टैप नहीं कर सकती है, जो आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो टैप नहीं कर सकती है। अब आप मुझे बताइए, क्या भारत के अंदर ऐसा होता है? मुझे तो बेसिकली डाउट होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका व्यू पॉइंट इसके ऊपर क्या है। फिर आपके पास राइट टू टेलीकास्ट है, आप कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके कुछ सालों तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी मोनोपोली गवर्नमेंट के पास थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं, जिनकी जो ओन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। फिर आपके पास राइट अगेंस्ट बंद है, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल पार्टी बंद घोषित करती है तो आपके पास ये अधिकार है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा जो प्रीमाइसेस है, मेरी जो शॉप है, मैं उसको बंद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये सब आपको राइट्स मिले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में।
आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपके पास ये भी अधिकार है कि आप गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं। बस आपको लिखित में गवर्नमेंट से पूछना होगा और जो आपके पास जवाब आएगा वो भी लिखित में आएगा। इसलिए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। फिर बहुत से लोग को ये भी नहीं पता कि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ साइलेंस यानी कि चुप रहने का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है, राइट है। ऐसे ही आर्टिकल 21 के अंदर आपको बहुत सारे अजीबोगरीब, एक तरह से बोला जाए तो कह सकते हैं, ऐसे राइट्स देखने को मिलेंगे। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, आपने सोची भी नहीं होगी। फिर प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में कुछ छपने से पहले आप उसको सेंसर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक राइट दिया गया है। फिर आपके पास राइट है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं और पिकेटिंग कर सकते हैं। पिकेटिंग मतलब क्या होता है, आपने अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा तो लोग ऐसे ह्यूमन चेन बना के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को घेर लेते थे, ठीक है, तो उसको पिकेटिंग बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार इसकी इमेज गूगल कर लीजिएगा तो पिकेटिंग आपको पता चल जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 सेकेंड। आर्टिकल 19 के तहत राइट टू स्ट्राइक आपका अधिकार नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन यही होगा कि राइट टू स्ट्राइक आपका एक मौलिक अधिकार है कि नहीं है आर्टिकल 19 के तहत। तो राइट टू स्ट्राइक एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। इसलिए जो आपका राइट टू फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने बोला ना, जो पॉलिटी है ना आपकी वो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। वर्ल्ड में आपको जितने भी राइट्स देखने को मिलेंगे ना, चाहे किसी भी कंट्री में हो, उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ही। लेकिन एक ऐसा राइट मुझे लगता है कि जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं थोड़ा। मेरे हिसाब से वो राइट ये है, आपके सांस लेने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो स्टेट आपसे नहीं छीन सकता। बाकी तो सारे अधिकार ऐसे ही हैं कि उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ये हैं कि आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। फिर किसी को भी कोई क्राइम करने के लिए आप नहीं उकसा सकते हैं। फिर आप जो कोर्ट है उसकी तौहीन नहीं कर सकते, उसके डिसीजन की तौहीन नहीं कर सकते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एक शालीनता होनी चाहिए। आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ एक्सप्रेस करने से पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है स्टेट की, उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंडली रिलेशन है किसी कंट्री के साथ, आपके बोलने से उस पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के कोई एम्बेसडर अगर इंडिया के अंदर आए हैं या फिर कोई प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया के अंदर, तो आप उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या इससे दोनों कंट्री के रिलेशन खराब होंगे, ठीक है। फिर आपके पास राइट टू पीसफुल असेंबली तो है, लेकिन उस पर भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर जो भारत की संप्रभुता है, भारत की एकता अखंडता है, उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है भारत की, उस पर खतरा नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन है, तो उसमें भी यही सेम रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है भारत की, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और भारत की सिक्योरिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास ये भी राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन आप एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन का। फिर आपके पास ये राइट है कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि अगर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो ये आपका राइट आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हमने डिफरेंट लॉज बना के रखे हैं, उनके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उनके जो कस्टमरी लॉ है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आपका राइट टू मूव और फ्रीली सेटल पे, ठीक है। फिर आपके पास राइट टू प्रैक्टिस है, कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन
के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट वहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। अब कोई बीकॉम करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। ये तो आप जनरली समझ ही सकते हैं कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो स्टेट के पास आप जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, भले ही आपके पास कोई भी डिग्री हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एक चीज़ और है कि मोनोपोली की हमने बात करी थी कि बिजनेस भी, इसके तहत आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो स्टेट कुछ ऐसे बिजनेस भी कर सकता है जिसमें उसकी मोनोपोली हो, लेकिन शर्त यह है कि उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इंडिया में स्पेस से रिलेटेड सब कोई जो सारे काम है वो कौन संभालता है इसरो, और ये किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोली बिजनेस में कर सकती है, या फिर किसी और चीज़ में भी कर सकती है, किसी भी प्रोफेशन में कर सकती है मोनोपोली। बस ये है कि वो पब्लिक की भलाई के लिए हो, ठीक है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। We are going to talk about Article 20 which talks about protection in respect of conviction for offenses। मान लीजिए आप कोई मर्डर कर देते हैं, कोई चोरी कर देते हैं, तो भारत के संविधान के हिसाब से आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ राइट्स मिलते हैं। तो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि जो भी एक्यूज पर्सन है, एक्यूज पर्सन कौन होता है कि जो अभी अंडर ट्रायल हो और जो उसका जुर्म जो है वो अभी प्रूफ नहीं हुआ हो, तो उसको हम एक्यूज पर्सन बोलते हैं। तो एक्यूज पर्सन को प्रोटेक्शन मिलती है आर्बिट्री एक्शन से अगेंस्ट स्टेट के। 1 सेकेंड। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि मान लीजिए 4 लोग हैं और उन्होंने बोल दिया कि ये ए पर्सन ने ही मर्डर करा है, तो इसको बिना कुछ सोचे समझे सज़ा दे दी जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अभी स्टेट को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 20 के हिसाब से दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपने कोई मर्डर करा है और उसकी सज़ा है 7 ईयर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 ईयर्स की जगह आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी जाएगी। एक्सेसिव पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है लॉ के अंदर उतना ही आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्ट करता है स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से और एक्सेसिव पनिशमेंट से। अब ये जो प्रोटेक्शन है ये इंडियन सिटीजन को भी मिलेगी, फॉरेनर्स को भी मिलेगी, और सभी लीगल एंटिटीज़ को मिलेगी, जैसे कि कंपनी और कॉरपोरेशंस। फिर इसमें 3 डिफरेंट प्रोविजंस है। पहला प्रोविज़न ये है कि कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2015 में मैंने एक मर्डर कर दिया और 2015 में उसकी सज़ा थी मर्डर की 7 ईयर्स। अब 2016 में एक नया लॉ आया, उसमें मर्डर की सज़ा कर दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब 2015 से मैं अंडर ट्रायल था और 2017 में मैं कन्विक्ट साबित हो गया, यानी कि कोर्ट के अंदर मेरा जुर्म साबित हो गया और मर्डर मैंने ही करा था। तो अब मुझे कौन सी सज़ा मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 ईयर्स? तो मुझे 7 ईयर्स की सज़ा मिलेगी। तो ये फर्स्ट जो प्रोविज़न है ये यही बोलता है कि जिस टाइम आपने जो क्राइम करा है और उस टाइम जो सज़ा प्रिस्क्राइब है उतनी ही सज़ा आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा सज़ा आपको नहीं मिलेगी। अब आपने निर्भया कांड के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी ये मांग उठी थी कि जो एक्यूज्ड है सारे उनको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन उस टाइम लॉज रेप के लिए इतने रिजिड नहीं थे, इसलिए उनमें से किसी को फांसी की सज़ा नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है टाडा का। तो टाडा भारत के अंदर लागू था 1987 से लेकर 1995 के बीच में। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जो संजय दत्त है वो अभी तक टाडा कोर्ट में हाजिरी लगाते थे, ठीक है। तो उस टाइम जब उनके पास जो वेपन्स पकड़ाए थे उस टाइम भारत के अंदर टाडा लागू था, इसलिए वो अभी तक टाडा लॉ के अंदर उनकी जो ट्रायल है वो चल रहा था। तो ये मैंने पहला एग्जांपल दिया टाडा का। ऐसे ही पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था उसके बाद लाया गया था पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 से 2004 तक ये था। देखिए इन लॉज का बहुत वो हुआ, मिसयूज़ हुआ था, इसलिए ये लॉज ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करे थे। तो अभी भी पोटा के अंदर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उस टाइम पे जो कन्विक्ट थे उस टाइम जिनका ट्रायल चल रहा है, तो वो अभी भी कोर्ट जाते हैं और पोटा के अंदर उनका जो पोटा लॉ के अंदर सारे प्रोविजंस है उसके तहत उनकी जो हियरिंग है वो होती, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि जो भी सज़ा प्रिस्क्राइब की गई है
जिस टाइम आपने क्राइम करा है उस टाइम जो सज़ा प्रिस्क्राइब की गई है आपको वही मिलेगी, उससे ज़्यादा सज़ा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यह है आर्टिकल 20। इसके जो दो प्रोविज़न बचे हैं उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। बाकी के दो जो हमारे प्रोविज़न हैं उसमें से एक है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब बेसिकली यही है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसको आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक हॉलीवुड मूवी देखी थी। तो उसमें ऐसा था कि एक आदमी को जेल हो जाती है एक औरत के मर्डर के केस में। बाद में क्या पता चलता है कि जो औरत है वो जिंदा रहती है और वो इंश्योरेंस के लिए ऐसा कोई स्कैम करती है जिससे उसके हस्बैंड को जेल हो जाती है और वो औरत जिंदा रहती है। अब क्या होता है कि वो आदमी कुछ सालों तक जेल में रहता है। अब जेल से निकलने के बाद उसको पता चलता है कि वो औरत जिंदा है और उसने ये सब स्कैम करवाया है, तो वो जाके उस औरत का मर्डर कर देता है। अब क्या है कि वो उसी औरत के मर्डर के केस में पहले ही जेल काट चुका है, इसलिए उसको बाद में सज़ा नहीं होती है। तो यही है बेसिकली पूरा डबल जियोपार्डी कि आपने अगर कोई क्राइम करा है, कोई ऑफेंस करा है, उसके लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट ने किसी को 7 साल की सज़ा सुना दी है, वो इंसान 7 साल जेल काट लेता है। अब उसका केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब जाके ये नहीं बोल सकता कि इसको 7 साल की सज़ा और दी जाए, क्योंकि 7 साल की सज़ा बेसिकली उसने काट ली है। तो एक ही क्राइम के लिए 2 बार वो सज़ा नहीं काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी इंसान अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। अगर वो गवाही देता भी है तो वो गवाही मान्य नहीं होगी। जैसा हिंदी की बॉलीवुड फिल्म्स में होता था ना कि जज साहब मैंने ही मर्डर कराया तो जज साहब उसको सज़ा दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एविडेंस के बेस पे आपको सज़ा मिलती है। पुलिस को एविडेंस दिखाने पड़ते हैं, पुलिस को सारे सबूत दिखाने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर, तब जाके आपको सज़ा होती है। आप जज के सामने भी अगर ये बोल देंगे कि मैंने मर्डर करा है तो उसके लिए भी पुलिस को पूरे एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये है पूरा आर्टिकल 20। बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो कि आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। देखिए मैंने बोला ना पॉलिटी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो आर्टिकल 20 है उसके प्रोविजंस केवल क्रिमिनल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, सिविल लॉ और टैक्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 2015 में मैंने टैक्स भरना चालू करा और उस टाइम टैक्स स्लैब था 5 लाख। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है ये। अब 2016 में क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स स्लैब का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा टाइट कर देती है और ये टैक्स स्लैब को 3 लाख कर देती है कि अब जिसकी भी इनकम 3 लाख के ऊपर है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई 2015 में मैंने टैक्स भरना स्टार्ट करा है और उस टाइम 5 लाख का जो स्लैब था, तो अब 5 लाख के ऊपर अगर मेरी इनकम होगी तो ही मैं भरूंगा, उससे कम होगी तो मैं नहीं भरूंगा। तो ऐसा आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 20 जो है वो क्रिमिनल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, सिविल और टैक्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट के और मैंने किसी सीनियर ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ एक कार्रवाई करेगा, मुझे सस्पेंड करेगा कुछ महीनों के लिए या फिर परमानेंटली मुझे सस्पेंड करेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो जो सीनियर ऑफिसर है उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। अब मेरा केस जो है कोर्ट में भी जाएगा। तो देखिए मेरे पे डिपार्टमेंटल कार्रवाई तो हुई है, अब मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे सज़ा मिल चुकी है, अब मेरे खिलाफ कोई भी सज़ा नहीं हो सकती है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उस टाइम आपको डबल जियोपार्डी दी जा सकती है। ठीक है, 2 सज़ा हो सकती है। तीसरा जो एक्सेप्शन था जिसमें हमने बात करी थी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में, जिसमें पुलिस आपसे ज़बरदस्ती बयान नहीं ले सकती है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोल सकती है ज़बरदस्ती। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आपने कोई मर्डर करा है और आपके रूम में मर्डर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो पुलिस कलेक्ट कर सकती है। फिर पुलिस चाहे तो आपके थंब इम्प्रेशन कलेक्ट कर सकती है, आपके सिग्नेचर कलेक्ट कर सकती है, आपके जो ब्लड स्पेसिमेंस है वो कलेक्ट कर सकती है। फिर अगर पुलिस चाहे तो शनाख्त परेड के लिए आपको बुला सकती है, तब भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं शनाख्त परेड में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले प्रोविजन में। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि है हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की।
मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास अगर जीने का अधिकार ही नहीं होगा, पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी, तो आप दूसरे फिर राइट्स का क्या करेंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है और इसमें बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि किसी भी इंसान से उसकी लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती है। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया है और मुझे डेथ पेनल्टी मिली है, तो मैं कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो आर्टिकल 21 के तहत ये प्रोटेक्शन मिली हुई है कि मुझसे मेरी लाइफ कोई नहीं छीन सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर प्रोसीजर के थ्रू आपसे आपकी लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है तो फिर वो एक एक्सेप्शन माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो राइट है वो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर कोई बाहर से भारत के अंदर आता है तो उसके लिए भी आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी आता है कि जो आपकी लाइफ है वो आप डिग्निटी के साथ जिए। इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं जो एक इंसान की लाइफ को मीनिंगफुल बनाए, कंप्लीट बनाए और वर्थ लिविंग बनाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो क्या आपकी एक लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक वर्थ लिविंग लाइफ चाहिए, आप जहाँ भी रहे आपको एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए और आपको एक कंप्लीट लाइफ चाहिए जहाँ पे आप डिग्निटी के साथ रह सकें, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये बताया है कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, क्योंकि देखिए इसमें बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आपका क्या क्या चीज़ें आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट्स में ये बताया है कि पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या क्या आपकी चीज़ें आएगी। पर्सनल लिबर्टी एक बहुत वाइडर कॉनोटेशन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताता रहता है कि पर्सनल लिबर्टी के अंदर आपकी क्या चीज़ें आएगी। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनका गांधी केस है जहाँ पे पर्सनल लिबर्टी के का बहुत अच्छे से जिक्र हुआ था। ये केस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि मेनका गांधी केस में पर्सनल लिबर्टी को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आती है वो हम एक बार देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे राइट्स हैं ये सारे डायराइव्ड राइट्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बताया है कि आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी के तहत क्या क्या चीज़ें आएगी। तो ये सारे डायराइव्ड राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये राइट्स हैं, ठीक है। तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, आप डिग्निटी के साथ जिए, आपका ये राइट है आर्टिकल 21 के तहत। फिर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री वाटर हो, एयर हो और वहाँ पे हजार्डियस इंडस्ट्रीज नहीं हो, ये भी आपका एक राइट है। फिर राइट टू लिवलीहुड, कि आप कुछ भी व्यापार भारत के अंदर कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक राइट है। फिर राइट टू प्राइवेसी आपके पास एक राइट है, राइट टू शेल्टर आपके पास एक राइट है और राइट टू हेल्थ आपके पास एक राइट है। इसका तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी जो आयुष्मान योजना है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट योजनाओं में से एक है, इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको प्रेस करता है हमारी आयुष्मान भारत योजना को, ठीक है। देखिए जो राइट टू हेल्थ है ना, इसकी बहुत बार मांग उठती है कि राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए। वो इसलिए कि देखिए राइट टू हेल्थ एक बेसिक नीड है सबकी, कि सबको अच्छी हेल्थ मिले, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई मलेरिया से, तो उसके परिवार वाले, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट बन गया राइट टू हेल्थ, तो उसके जो परिवार वाले हैं वो कोर्ट चले जाएंगे कि मेरा जो भी उसका रिलेशन है व्यक्ति के साथ, पर्टिकुलर व्यक्ति मलेरिया से मर गया और मैं सरकार के खिलाफ केस करना चाहूँगा, तो केस ईजिली हो जाएगा अगर राइट टू हेल्थ आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ तो। फिर है आपका राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, और इसका असर ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत। फिर आपके पास राइट टू फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड के तहत आपको फ्री वकील मिल सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो। फिर राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब आपको जेल के अंदर कोई ऐसे काल कोठरी में बंद नहीं करा जा सकता है जहाँ पे केवल आप अकेले हो, क्योंकि इसका क्या बहुत मेंटली इसका असर बहुत खराब पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। फिर राइट टू स्पीडी ट्रायल, आपके पास अधिकार है कि आपका स्पीडी ट्रायल हो। भारत के अंदर देखा गया है अक्सर कि जो केसेस हैं वो सालों साल चलते हैं, 10 साल तक, 10-12 साल तो ईजिली
बहुत सारे केसेस मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि इतना हो जाता है। फिर राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, आपका जो हथकड़ी होता है वो आप नहीं बनवा सकते हैं, वो भी आपके पास एक राइट है। देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई भी आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, ये भी आपका एक राइट है। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को लेकर है बेसिकली ये कि मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो गई है, अगर उसका एग्जीक्यूशन लेट हो रहा है तो उसके पास राइट है कि वो जान सकता है कि एग्जीक्यूशन लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका बहुत मेंटली बुरा असर पड़ता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे। तो राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन भी आपका एक राइट है। फिर आप मुझे एक चीज़ बताइए कि भारत में पहली महिला कौन थी जिसको फांसी की सज़ा हुई थी? फर्स्ट वुमेन जिसको फांसी की सज़ा हुई थी। अब एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि अभी हमने बात करी थी अंडर ट्रायल की, तो आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर अंडर ट्रायल का परसेंटेज कितना है। अभी कुछ महीने या कुछ साल पहले ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति को बहुत सालों तक जेल में रखा गया, फिर उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब देखिए उसको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या उसको वो ज़िंदगी के सारे साल वापस मिलेंगे जो जेल के अंदर उसके व्यतीत हो गए? तो अंडर ट्रायल का रेशियो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। कितना है रेशियो और कितना परसेंटेज है वो आप मुझे बताइएगा। फिर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आपका एक फंडामेंटल राइट है, आप बाहर जा सकते हैं। फिर राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जो अभी पहले होती थी, वो आपका एक राइट है कि वो आपसे कोई भी नहीं करवा सकता है। फिर राइट अगेंस्ट कस्टडियल हरासमेंट, कस्टडी में आपके साथ कोई भी हरेसमेंट नहीं कर सकता है, ये भी आपका एक राइट है। फिर राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ये भी आपका एक राइट है। अब देखिए बहुत सारे राइट है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि राइट टू टाइमली ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइमली ट्रीटमेंट हो, ठीक है, आपको कोई स्टेट से बाहर नहीं निकाल सकता, आपका फेयर ट्रायल हो, निष्पक्ष ट्रायल हो आपका कोर्ट के अंदर। फिर आपके जो प्रिजनर्स हैं उनको नेसेसिटी ऑफ लाइफ से वंचित नहीं करा जाए, उनकी जो नेसेसरी चीज़ें जैसे तेल है, साबुन है, खाना उनसे नहीं छीन सकते आप, तो ये उनको राइट मिले हुए हैं। फिर वुमेन को डिसेंसी और डिग्निटी के साथ ट्रीट करा जाए, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। तो ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, और भी है, मैं बात करता हूँ उनके बारे में भी। फिर आपका राइट टू हियरिंग है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसलिए RTI एक्ट भी लाया गया था 2005 में। फिर आपका राइट टू रेपुटेशन है, राइट ऑफ अपील फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ कन्विक्शन है, आप अपील कर सकते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का राइट है आपके पास। आपका राइट अगेंस्ट बार फीटर्स है। बार फीटर्स क्या होता है पता है आपको? बार फीटर्स ये होता है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये मान लीजिए व्यक्ति है और ये प्रिजनर है, तो इसके गले में आपने ऐसे रिंग देखी होगी, फिर ऐसे वो रहती है, एक चेन रहती है, उससे उसके पैर भी बंधे रहते हैं, ऐसा एंकल पे बंधा रहता है, ठीक है। तो वो लोहे की जो पूरी चेन और वो सब रहता है उसको बार फीटर्स बोलते हैं। तो उसका भी आपका एक राइट है कि वो आपको कोई नहीं पुलिस वाला बांध सकता है। फ्यू केसेस में ये एक्सेप्शन है, वो हो सकता है, लेकिन बार फीटर्स आपके पास एक राइट है कि कोई आपको ऐसे ही नहीं डाल सकता है, ठीक है। फिर राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। राइट टू स्लिप बहुत फैंसी है, राइट टू स्लिप भी आपका एक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी पे आपका एक राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 के तहत आपको और भी राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपका राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये भी आपके राइट आते हैं। एक डायराइव राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट्स हैं वो डायराइव किए हुए हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूँ, क्या इंडिया के अंदर आपको ये राइट मिलता है क्या? तो जी नहीं, राइट टू डाई आपको इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया का बेसिकली मतलब क्या है? मर्सी किलिंग, खुद से अपनी जान ले लेना। तो ये आप इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हैं। यूथेनेशिया बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव का मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो किसी इंजेक्शन के थ्रू किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उसकी डेथ हो जाए, तो उसको एक्टिव बोलेंगे। पैसिव में बेसिकली आपका जो वेंटिलेटर है वो हटा देते हैं अगर कोई भी इंसान की कंडीशन परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन हो, किसी भी इंसान की। 1 सेकेंड, बैटरी लो हो रही है, इसको मैं चार्ज पे लगा दूं फिर बताता हूँ आपको। हाँ, तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन अगर किसी की हो, ये बेसिकली क्या होता है कि किसी का अगर ब्रेन डेड हो जाए और वो एक
कम से कम आप देखेंगे उसको तो ऐसा लगेगा कि एक जिंदा लाश की तरह ही है वो। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको लीगल कर दिया था कि कुछ केसेस में हम पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर देंगे। आपने अगर एक बहुत फेमस केस सुना होगा अरुणा शानबाग, तो ये 42 इयर्स तक इस कंडीशन में थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डेथ है वो अलाउ कर दी थी पैसिव यूथेनेशिया के तहत। तो ये है पूरा यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट। इंडिया में आपको राइट टू डाई का राइट नहीं मिलता है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में, जो कि ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि लाया गया था 2002 में, और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, इसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी थी 51A के। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है चिल्ड्रन को जिनकी एज 6 to 14 के बीच में है, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी है पेरेंट्स की कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं अगर उनकी एज हो 6 to 14 के बीच में। इसमें बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है और हायर एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है क्योंकि एज देखिए आप खुद ही देख लीजिए 6 to 14 है, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन एक तरह से होती है। यह है हमारा पूरा आर्टिकल 21A। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि आपका आर्टिकल 22 में दिया गया है। बेसिकली भारत का संविधान आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है या फिर डिटेन करती है। तो डिटेंशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, गिरफ्तारी। तो डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर ट्रायल होता है कोर्ट के अंदर, और अगर कोर्ट बोल दे कि आपने कोई जुर्म करा है तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है, प्रॉपर ट्रायल होता है और कोर्ट में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो ही आपको पुलिस अरेस्ट करती है। वही बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो ये एक बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर पुलिस को लगता है कि आपके कुछ करने से वहाँ का पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा या फिर किसी की जान को खतरा है, तो पुलिस आपको पहले से ही डिटेन करके रख लेगी विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए एक कोई गुंडा है, बहुत फेमस गुंडा है, और हर साल इलेक्शन में वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करता है। तो पुलिस क्या करेगी, जब भी इलेक्शन आएगा उसको जेल में डाल देगी कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 के बेसिकली दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में बात होती है प्यूनिटिव डिटेंशन की, जिसमें आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, और दूसरे पार्ट में बात होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, वहाँ पे भी आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन अगर आपका होता है तो आपके पास क्या राइट है कि आपको बताया जाए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट करा गया है, किस लिए आपको अरेस्ट करा गया है। फिर आपको ये राइट है कि आप लीगल किसी कंसल्टेंट से, लीगल प्रैक्टिशनर से या फिर किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं भी करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको एक लॉयर प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को ले जाना होगा, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। फिर अगर मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर नहीं देता है कि आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाए और जो पुलिस की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी वो बिल्कुल गलत थी, तो 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस को छोड़ना होगा। ये जो है इसको हम जुडिशियल कस्टडी भी बोलते हैं, आपने बहुत सुना भी होगा। ठीक है, तो इसको ही जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो राइट्स हैं किसी फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, और ये जो राइट्स हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो राइट्स है एलियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलियंस इन द सेंस के फॉरेनर्स, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज है उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड जो पार्ट है वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन को अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है। तो इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ये है कि जो डिटेनू है, जो पर्सन को जिसको अरेस्ट किया है, वो 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, फिर वो डिटेनू को क्यों अरेस्ट किया है उसका ग्राउंड्स उसको बताना ज़रूरी है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ ऐसा है कि पब्लिक इंटरेस्ट जिससे अफेक्ट होता है तो डिटेनू से वो बात छुपाई जा सकती है। ठीक है,
फिर डिटेनू को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की, कि वो जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट एक अपील कर सके, ठीक है, जो डिटेंशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट एक अपील कर सके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्रोटेक्शन है वो सबको मिलती है, भारतीय नागरिक को भी और एलियंस को भी, जिनको हम फॉरेनर्स कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट है आर्टिकल 20 के, पार्ट 1 जिसमें हमने बात करी थी प्यूनिटिव डिटेंशन की, और पार्ट 2 जिसमें हमने बात करी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। आर्टिकल 22 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास स्पेशल प्रिविलेज है कि वो लॉज बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर फॉरेन अफेयर्स या फिर डिफेंस इंडिया का अफेक्ट होता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उससे रिलेटेड लॉज बना सकती है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अफेक्ट हो रही हो, फिर वहाँ का पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो रहा हो, फिर सप्लाई चेन वहाँ की अफेक्ट हो रही हो, या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू हो जो कि एसेंशियल हो कम्युनिटी को लेकर, तब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर कुछ लॉज बना सकती है। पार्लियामेंट के पास स्पेशल प्रिविलेज है कि वो सर्टेन केसेस में ये भी प्रिस्क्राइब करती है कि भाई 3 महीने से ज़्यादा हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाते हैं, और इसमें वो ओपिनियन भी नहीं लेती है एडवाइजरी बोर्ड का। तो पार्लियामेंट के पास ये स्पेशल प्रिविलेज है। तो कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं, जैसे कि उमर अब्दुल्ला का भी आपने अगर केस देखा होगा, 370 जब हटी थी तो उनको कितने टाइम तक डिटेन करके रखा था। तो ऐसा भारत के अंदर होता रहता है। कहने की बात यह है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि वो डिटेंशन को लेकर लॉज बना सकती है। इवन पार्लियामेंट ये भी प्रोसीजर बताती है कि एडवाइजरी बोर्ड इंक्वायरी करेगी तो किस तरह का प्रोसीजर वो फॉलो करेगी। तो जो पूरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 1978 में, किसके द्वारा? जनता पार्टी। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और क्यों लाया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करके बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था, और इससे जनता पार्टी खुश नहीं थी। तो उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया कि जो 3 मंथ्स वाला रूल है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको 3 मंथ्स तक डिटेन करके रखा जा सकता है, उसको रिड्यूस करके 2 मंथ्स कर दिया। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी भी जो फॉलो हो रहा है वो 3 मंथ्स ही फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल गजेट होता है ना भारत का, उसके अंदर ये पब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए 3 मंथ्स का क्राइटेरिया जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा आपको किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका ये एक सही रूल है कि नहीं है? मुझे लगता है कि ये सही भी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत भी है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो आपकी क्या राय है इस पर मुझे बताइएगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी हमारा फंडामेंटल राइट का ही होगा। बाकी का जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बनेगा, तो टोटल फंडामेंटल राइट्स के आपके शायद 4 लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।